Yes, good evening. Good evening, Ritik. Good evening, dear. ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की पहली यूनिट आज ही इसको स्टार्ट करेंगे और आज ही खत्म कर देंगे। कल दूसरी यूनिट कल ही शुरू करेंगे और कल ही खत्म कर देंगे। तो ये दो यूनिट जो है एचएपी की खत्म हो जाएंगी, है ना। तो कोशिश कर रहे हैं कि दो दो तीन तीन यूनिट फटाफट जो है इन सबकी खत्म हो जाए। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, है ना। स्कोप के बारे में देखेंगे, फिर कुछ डेफिनेशंस, वेरियस टर्मिनोलॉजीज के बारे में देखेंगे। मतलब बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जब हम पढ़ने जाते हैं अंदर, तो इन टर्मिनोलॉजीज की जरूरत पड़ती है, सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है, उनके बारे में ब्रीफ में जानना जरूरी है। इसीलिए ये पहला चैप्टर बताया जा रहा है, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट है, हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। भाई देखो, अगर तुम ध्यान से देखना शुरू करो तो पहली यूनिट बहुत सिंक्रोनाइज्ड वे में आपका सिलेबस बना है। पहले में सारी टर्मिनोलॉजी और ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे दिया गया है, दूसरे में सेल्स दे दिए गए हैं, है ना, क्योंकि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। फिर टिश्यूज के बारे में पढ़ोगे, ऑर्गन के बारे में पढ़ोगे, सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, राइट। यस, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ओके। देखो क्या है, इससे शॉर्ट आंसर आ जाते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये स्कोप एंड एनाटॉमी, है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। टर्मिनोलॉजी की बात करें तो टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है या एमसीक्यू में पूछा जाता है। कभी एज सच ऐसा नहीं आता कि शॉर्ट नोट ऑन वेरियस टर्मिनोलॉजी आर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे तो क्वेश्चन आता है, बट टर्मिनोलॉजी पे शॉर्ट आंसर। ओके, चलो भाई, फर्स्ट ईयर का है, पहली क्लास ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की स्टार्ट करते हैं। मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी करा दिया है, तो उसको देख लेना, रिकॉर्डेड फॉर्म रिकॉर्डेड में पढ़ा होगा। ओके, चलो सिलेबस है, सिलेबस की पहली यूनिट शुरू करते हैं। स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है, पहले समझो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या है। सिंपल शब्दों में देखो, दुनिया भर की लोग कहानी बताते हैं कि क्या है क्या नहीं है। कहीं पर भी आ जाए एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब सिंपल सा है स्ट्रक्चर से। किससे? स्ट्रक्चर। अगर ह्यूमन की एनाटॉमी आ जाए तो ह्यूमन का स्ट्रक्चर, अब वो चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, जहां पर एनाटॉमी लग जाएगी इट मींस कि हमें इंटरनल एक्सटर्नल जिस तरह से भी है स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है। ओके, जहां पे बात फिजियोलॉजी की आ जाएगी, जहां बात फिजियोलॉजी की आ जाएगी वहां पे बात समझ लो कि हमें फंक्शन की करनी है, कि मतलब वो ऑर्गन या वो सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, हमें इस पे बात करनी है। तो कहीं एनाटॉमी के बारे में बात करें, आंख बंद करके स्ट्रक्चर की बात करोगे। देखो दुनिया भर का एनाटॉमी पूछने जाओगे, ये होता वो होता वो होता, वो सारी बातें हम भी बताएंगे, लेकिन आपको नट सेल में क्लियरली पता होना चाहिए। फिजियोलॉजी जहां पे होगी वो चीज काम कैसे करती है, उसके फंक्शन के बारे में बात की जाएगी। चलो भाई शुरू करते हैं। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी आर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर। भाई ऑटोमेटिकली ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में बात की जाती है, तो साइंटिफिक स्टडी है बॉडी, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की और उसके किस तरीके के फंक्शन है उनके बारे में स्टडी को हम बोलते हैं स्पेशली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन सिस्टम। सिंगल ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। टिश्यू, ऑर्गन, क्योंकि जो ऑर्गेनल, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है किसका, बॉडी का, शुरू कहां से होता है, एक एटम से होता है। जब भी बात करेंगे एक सिंगल एटम से, ठीक, एटम शुरू होता है, बनता है मॉलिक्यूल। भाई सबसे छोटा एटम, एटम मिलके बनते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मिलके बनती है सेल, ठीक, और सेल मिलके बनते हैं टिश्यूज, ठीक, और टिश्यू मिलके बनता है ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जब बनता मिलता है तो फिर बनती है कोई बॉडी। अगर ये ह्यूमन के बारे में है तो ह्यूमन बॉडी बनेगी, एनिमल के बारे में है तो एनिमल बॉडी बनेगी। शुरुआत कहां से, एटम से, है ना, मॉलिक्यूल से, सेल से।
तो सबसे पहली और सबसे छोटी यूनिट कौन सी है जहां पे लाइफ होती है, जिनमें डिवीजन करने की पावर होती है, वो हमारी सेल है। इसीलिए हम जो है ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, बॉडी का स्ट्रक्चर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल यही है और फिजियोलॉजी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल सेल है, क्योंकि सेल के अंदर ही सारे काम होते हैं, राइट। तो अल्टीमेटली सेल इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, है ना। ह्यूमन बॉडी के लिए स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों के लिए जिम्मेदार सेल होती है। सेल को समझ लोगे तो बाकी की चीजें, इसीलिए इसके बाद कल हम दूसरा सब्जेक्ट ना लेके इसी का दूसरी यूनिट सेल शुरू भी करेंगे और कल ही खत्म कर देंगे, राइट। बिल्कुल सिंपल तरीके से आज का ये लेक्चर देखने के बाद ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पूरे का तुमको एक ब्रीफ नॉलेज मिल जाएगा कि अल्टीमेटली तुमको पढ़ना क्या है, ठीक। तो भाई देखो, ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, ब्रांचेस हैं जिसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले दो टाइप में है, एक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी हमने क्या कहा, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी का हम स्टडी करते हैं, ठीक। एनाटॉमी रेफर्स द इंटरनल, और मैंने क्या कहा, स्ट्रक्चर में इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल, दोनों के बारे में बात करेंगे। नोट डाउन करने की अभी कोई नीड नहीं है, इसकी पीडीएफ ये खत्म हो गया, राइट। तो कल मॉर्निंग में रिकॉर्डेड सेक्शन में जाएगा, जैसे रिकॉर्डेड में पहुंचेगा इसकी पीडीएफ भी वहीं पे जहां ये वीडियो मिलेगा उसी के नीचे आपको पीडीएफ भी उसकी मिल जाएगी, ठीक है। बॉडी देयर फिजिकल रिलेशनशिप, ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। वर्ड एनाटॉमी ग्रीक वर्ड दो टर्म से मिलकर बना है। एना मीन्स होता है अप और टॉम मतलब होता है कटिंग। अब देखो, ऊपर से तो तुम देख सकते हो ऊपरी स्ट्रक्चर, और अंदर से कट करके सेक्शन करके देखोगे, इसीलिए एनाटॉमी को मींस इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके के स्ट्रक्चरल स्टडी को हम एनाटॉमी बोलते हैं। ऊपर से भी देखोगे और कट करके भी देखोगे, इसीलिए बनता है एनाटॉमी। सेलुलर लेवल, पहले सेलुलर लेवल हमने बताया जो छोटी छोटी सी सेल्स बनती हैं जिसको हम यूनिट बोलते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं। मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन सेल्स होती हैं, अलग अलग तरीके की, ठीक। सेल में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, मींस बहुत सारे फंक्शंस करती हैं। जैसे हमारी बॉडी को जो भी एनर्जी की जरूरत होती है वो अल्टीमेटली कहां से आती है, छोटी छोटी सी सेल्स हैं। जब हम कल सेल के बारे में देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस भी होगा, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, गोल्जी बॉडी भी होगी, है ना, तो बहुत सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होंगे, राइबोसोम भी होंगे, सेंट्रियोल भी होंगे, बहुत सारी चीजें इसमें होंगी। और यहीं से एनर्जी भी मिलती है, जो मैं बोल रहा हूं, जो तुम पढ़ रहे हो, वो किसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल है, सेल, राइट। तो बहुत सारी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज इसके अंदर होती हैं, वो चाहे कैटाबॉलिज्म की बात की जाए चाहे एनाबॉलिज्म पे, ये सारे बातें हम जो है इसके अंदर करेंगे। अब पहला आता है सेल का लेवल, छोटी सी एक सेल, ठीक, इसके बारे में। अब छोटी छोटी सी सेल्स अगर इकट्ठा हो जाएं तो उनको बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं, छोटी छोटी सी सेल्स इकट्ठा हो जाए तो उनको टिश्यू। तो सेल्स मिलकर बनती है टिश्यू, और टिश्यू लेवल को क्या बोलते हैं, टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एक तरह की सेल्स, ऐसी सेल्स जो एक ही तरीके का उनका स्ट्रक्चर और एक ही तरीके का फंक्शन हो, जब एक जगह मिल जाती तो उनको हम क्या नाम देते हैं, टिश्यू। देयर आर द 4 ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज, एक्सक्यूज मी, 4 ग्रुप। पहला है एपिथेलियल, फिर कनेक्टिव, फिर मस्कुलर, फिर नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल में जितनी भी सेल्स होंगी जो टिश्यू बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो बॉडी की कवरिंग बनाने का काम करेंगी। बॉडी की कवरिंग या इनर लाइनिंग बनाने का काम करती हैं एपिथेलियल। फिर कनेक्टिव टिश्यू की बात किया जाए तो कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट का काम करेंगी। सपोर्ट, जैसे ब्लड की बात करें, ब्लड कैसा है, कनेक्टिव टिश्यू है, पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन पहुंचाना हमारे ब्लड का काम है, ठीक। बोन्स भी तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू है, सपोर्ट करता है ना। भाई बोन क्या है, स्केलेटल सिस्टम पूरा तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, तो वो क्या करता है, बॉडी के सभी पार्ट्स को सपोर्ट करता है। फिर बात करते हैं मस्कुलर टिश्यूज को। अब भाई बोन तो बन गई, बोन बन गई, मान लिया जैसे सपोज करो ये बोन है और ये बोन है, अभी जब तक ऐसे है तब तक तो ठीक, जहां मूवमेंट हुआ तो वैसे ही ये खड़बड़ा के गिर जाएगा, गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा।
तो इसको बांधने के लिए कुछ चाहिए कि बांध दो ताकि मूवमेंट हो, तो ये निकले नहीं एक दूसरे से। तो बांधने का काम कौन करती है? बांधने का काम करती है मसल्स, मस्कुलर टिश्यूज ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। मस्कुलर टिश्यूज से मसल्स क्या करती है? दो बोन्स को बांधने का काम करती है, जिससे बोन्स अलग अलग ना हो जाएं, जिससे मूवमेंट होने पे बोन्स इधर उधर ना भाग जाएं। फिर नर्वस टिश्यूज की, अब भाई सारा सिस्टम तुमने कवरिंग बना लिया, तुमने सारा सिस्टम बना लिया, तुमने ज्वाइंट सारे लगा दिए, उसके बाद इनको आपस में रेगुलेट करने का काम, जैसे मैं सोच रहा हूं, मुंह से बोल रहा हूं, हाथों से इशारा कर रहा हूं, इन सब में कोऑर्डिनेशन एक जैसा हो, उसके लिए जरूरत क्या है? उसके लिए जरूरत है नर्वस टिश्यू की, रेगुलेट द बॉडी फंक्शन। भाई कोई तो ऐसी चीज चाहिए जो बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट कर सके, राइट। फिर बात करते, देखो सेलुलर लेवल हो गया, टिश्यू लेवल हो गया, और जब ढेर सारे टिश्यूज एक तरीके के होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन बनाते हैं, तो ऑर्गन जब बनते हैं तो ऑर्गन एक स्पेसिफिक काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑर्गन इज ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू प्रिसाइजली अरेंज सो टू द अकम्प्लिश स्पेसिफिक फंक्शन। जो भी ऑर्गन है तुम्हारा, ये एक स्पेशल फंक्शन के लिए, जैसे हार्ट की बात करो, दिल की बात करो, तो दिल काहे के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्लड को पंप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किडनी काहे के लिए रिस्पॉन्सिबल? भाई ऑर्गन है ना ये। किडनी काहे के लिए रिस्पॉन्सिबल? तो किडनी एक्सक्रीशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लंग्स तुम्हारा ऑर्गन है, काहे के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो लंग्स तुम्हारा रेस्पिरेशन के लिए, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ताकि बॉडी को ऑक्सीजन मिल सके और बॉडी के अंदर जितना एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जा सके, उसके लिए लंग्स रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरीके से ऑर्गन बनते हैं, और ढेर सारे ऑर्गन मिलके क्या बना लेते हैं? सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। भाई शुरुआत होती सेल से, टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। ऑर्गन क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ टिश्यू होते हैं। ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ ऑर्गन होते हैं। और बॉडी सिस्टम क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन, है ना। तो सिस्टम क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन को बोलते हैं सिस्टम, जो कि कंट्रीब्यूट होता है एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, है ना। तो इन सब का रेगुलेशन कहां से होता है? नर्वस टिश्यू से होता है। पहले सेल, फिर सेल मिलकर टिश्यू, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम। देखो ध्यान से, यहां पे वही चीज से मेंशन की गई है, बिल्कुल जो चीज अभी मैंने समझाई है आपको। जैसे सबसे पहले देखो एटम बना, छोटे छोटे एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल और इकट्ठा होते मैक्रो मॉलिक्यूल बन जाते हैं, ठीक। मैक्रो मॉलिक्यूल बनके ऑर्गेनेल्स बनते हैं। सेल के अंदर क्या होते हैं? याद करो, सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं ना। तो ऑर्गेनेल्स बना लेते हैं, और ऑर्गेनेल्स और सेल्स एक साथ इकट्ठा होके सेल बना लेते हैं। सेल इकट्ठा होकर टिश्यू बना लेते हैं, टिश्यू इकट्ठा होते हैं ऑर्गन बना लेते हैं, ऑर्गन ढेर सारे इकट्ठा होकर ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। और ये ह्यूमन बॉडी ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाता है? ऑर्गेनिज्म। तो एक ह्यूमन बॉडी क्या है? एक तरह का ऑर्गन सिस्टम है, ढेर सारे ऑर्गन्स इसमें बने हुए हैं, राइट। फिर बात करते हैं हम, Hence the anatomy deals with the study of structural component, जैसे ऑर्गन बाय मींस ऑफ द सर्जिकल डिसेक्शन। अगर ऑर्गन को देखना है तो सर्जिकल डिसेक्शन मींस बीच से सेक्शन करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। सब डिवीजन करते हैं एनाटॉमी की, तो सबसे पहले ग्रास एनाटॉमी। ग्रास एनाटॉमी मतलब जैसे बाहर से खड़े होकर देख सकते हो। ग्रास का मतलब पूरा पूरा आपको दिखना चाहिए, तो पूरा पूरा कैसे दिखेगा? नेकेड आई से, मतलब जैसे नॉर्मली आंखें हैं नेकेड आई से, इस तरीके से हम देख सके। मतलब आंखों पे ना चश्मा लगा हो, ना लेंस की जरूरत हो, ना माइक्रोस्कोप की, नेकेड आई से अगर प्रॉपर दिखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस एनाटॉमी। फिर माइक्रोस्कोपिक नाम से ही पता चलता है कि माइक्रोस्कोप से देखना पड़े। स्टडी ऑफ सेल, भाई सेल इतनी छोटी होती है कि सेल का साइज इतना छोटा होता है कि नॉर्मली हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो जो चीज माइक्रोस्कोप से देखेंगे उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। फिर डेवलपमेंटल एनाटॉमी, ह्यूमन की बॉडी की ग्रोथ होती है, उसको ऑब्जर्व जिसमें करते हैं तो स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। कहीं पे पैथोलॉजिकल एनाटॉमी लिखी आ जाए, ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं जब आगे पढ़ोगे तो वहां पे इनकी जरूरत पड़ेगी, वहां पे इनकी नीड होगी कि वहां पे अगर ये टर्मिनोलॉजी यूज होंगी तो तुमको समझ में आएगा, अच्छा इसका ये मतलब है, इसलिए वहां ये पढ़ाया गया था। शॉर्ट नोट एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ना। स्टडी ऑफ डिजीज्ड बॉडी,
पैथोलॉजी मतलब, पैथो का मतलब ही होता है डिजीज, जहां पे पैथ आ जाए, पैथ है ना, याद करो कहीं पर कोई बीमारी होती तो डॉक्टर क्या पैथोलॉजी के टेस्ट लिख देते हैं। आप पैथोलॉजी में जाते हो तो वो टेस्ट क्या काहे का करते हैं भाई, ब्लड का करेंगे, यूरिन का करेंगे, स्वेट का करेंगे, स्पुटम का करेंगे, है ना, काहे के लिए करते हैं, अल्टीमेटली डिजीज को डायग्नोस करने के लिए करते हैं, बीमारी का पता लगाने के लिए। तो पैथोलॉजी में होता क्या है, स्टडी ऑफ डिजीज होती है। ठीक, तो डिजीज बॉडी में कोई डिजीज है उसका पता लगाते हैं पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में। सिस्टमिक एनाटॉमी में जो ऑर्गन सिस्टम है उनके कॉमन फंक्शन सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसकी स्टडी करते हैं भाई हम। फिर बात करते हैं दूसरे नंबर पे फिजियोलॉजी। अभी तक हमने स्ट्रक्चरल एनाटॉमी मींस स्ट्रक्चर की बात की थी, अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब हम स्ट्रक्चर की, अब हम फंक्शन की बात करेंगे बेसिकली। साइंस ऑफ द बॉडी फंक्शन एंड इट इज द साइंस स्टडी ऑफ फंक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ लिविंग सिस्टम। मींस किस तरीके से ये काम करता है उसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं, किस मैकेनिज्म से काम करता है ये हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। याद रहे यहां ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अगर फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ लोगे तो सेकंड ईयर में जब आप जाओगे तो वहां एक सब्जेक्ट मिलेगा आपको फार्माकोलॉजी, एक सब्जेक्ट मिलेगा फार्माकोथेरेपेटिक्स। अगर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी नहीं ढंग से पढ़ पाओगे तो वो दोनों सब्जेक्ट तुमको समझ में नहीं आएंगे। क्लियर, वो दोनों सब्जेक्ट समझ में नहीं आएंगे, इसलिए ध्यान रखना। तो बहुत अच्छे से ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ोगे तभी, अदरवाइज फार्मेसी में तो भाई दवा जाती है शरीर के अंदर और किस तरह काम करेगी, अगर आपको बॉडी के बारे में नहीं पता तो आप कभी कुछ नहीं जान पाओगे। इसलिए ह्यूमन एनाटॉमी है बहुत आसान सा, भाई कहोगे कि हाई स्कूल इंटर में जो बायोलॉजी पढ़ी वही है, इसमें कुछ कहानी थोड़ी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भाई। अल्टीमेटली सोचो, लंग्स के बारे में नहीं जानोगे, हार्ट के बारे में नहीं जानोगे, इंटेस्टाइन के बारे में नहीं जानोगे, लीवर के बारे में नहीं जानोगे, पैंक्रियाज नहीं जानोगे, एनस नहीं जानोगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं जानोगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जानोगे तो कैसे काम चलेगा भाई, दवा कैसे बॉडी में काम करेगी। तो इसलिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मैकेनिज्म जानेंगे फिजियोलॉजी, कंसर्न विद द वे इन विच द वेरियस ऑर्गन फंक्शन एंड हाउ दे आर इंटीग्रेटेड टू प्रोड्यूस कोऑर्डिनेशन ऑफ द होल बॉडी। तो ये जो पूरा है का पूरा जो सिस्टम है हमारा, जो ऑर्गन सिस्टम है, जो ह्यूमन बॉडी है, ये किस तरीके से कोऑर्डिनेट करके काम करती है, उस फंक्शन और किस मैकेनिज्म से काम करती है, उसी को हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो फिजियोलॉजी के भी कुछ डिवीजन है भाई, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व प्लांट इन ह्यूमन, प्लांट और ह्यूमन में किस तरीके से इन ऑर्गेनाइजेशन है, मींस कैसे कैसे ऑर्गन सिस्टम अरेंज्ड है, उस पे बात करेंगे। बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर, अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर और सेलुलर लेवल पे बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स और सेलुलर लेवल पे किस तरह फंक्शन है। बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक फंक्शन बीइंग स्टडी, कैसे, न्यूरोफिजियोलॉजी की बात करेंगे, नर्व्स के बारे में। शैलेंद्र शर्मा, तुम कुछ कारणों से, अगर कुछ कारणों से ऑनलाइन लेक्चर नहीं अटेंड कर पाओगे तो यही सेम लेक्चर तुमको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में रिकॉर्डेड सेक्शन में अवेलेबल हो जाएगा, तुम कभी भी देख सकते हो। ओके, जिसका भी लाइव छूट जाता है, लाइव में फायदा ये रहता है तुमको कुछ डाउट होता है तो तुम पूछ सकते हो। एक टाइमिंग होती है क्लास की, उस क्लास के टाइमिंग में एक माहौल होता है, जैसे कॉलेज जाते हो, राइट। तो जो जो सब्जेक्ट में पढ़ाता चलूंगा तुम उनको वहीं पढ़ते चलोगे, जो डाउट होगा तुम पूछते चलोगे। इन केस लाइव नहीं अटेंड कर पाते हो, कुछ लेक्चर छूट गए, तो रिकॉर्डेड सेक्शन रिकॉर्डेड फॉर्म में रहते हैं, आप वहां से देख सकते हो। ओके, बाकी कोई इश्यू हो तो बताओ। ठीक, जैसे रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी है, मींस हम रेस्पिरेशन किस तरीके से करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी कैसे है, हम कार्डियक सिस्टम किस तरीके से काम करता है, ठीक, उसके बारे में बात करेंगे। फिर लेवल ऑफ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, अब हम क्या बात करेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम की। अब कौन कौन से सिस्टम है उसके बारे में बात करें। जैसे बॉडी में स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम क्या काम करता है, बॉडी के फ्रेमवर्क का काम करता है। बॉडी का किस तरीके का फ्रेम होगा आपके शरीर का, सिर्फ वो डिसाइड करने का काम स्ट्रक्चरल सिस्टम करता है ना। ये जितने सिस्टम यहां हम पढ़ रहे हैं इनकी डिटेल में स्टडी हम लोग करेंगे, ठीक। दूसरा, मस्कुलर सिस्टम की बात करें, मसल्स में आपकी भाई मस्कुलर सिस्टम, मसल्स टेंडन आती हैं जो बोन्स को जोड़ के रखती हैं। भाई नहीं अगर जोड़ के रखेंगी,
सपोज करो भाई ये बोन है ना, क्या है, ये बोन्स हैं आपकी, ये बोन्स एक दूसरे से हट, क्या है भाई, थोड़ा सा हिला दो ऐसे करके तो टूट जाएंगी, ठीक, निकल जाएंगी। ना निकलने पाए उसके लिए मसल्स से इनकी बॉन्डिंग हुई है, बंधे हुए हैं। जैसे दो चीज को जोड़ने के लिए रस्सी की जरूरत पड़ती है, उसी तरह बोन को जोड़ने के लिए मसल्स और टेंडन्स की जरूरत पड़ती है, राइट। तो इस तरह से आपका स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम का यही काम होता है कि चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे आप घूम रहे हो, कुछ भी कर रहे हो एक्स वाई जेड, तो आपकी मसल्स निकल के न जाए। नहीं, इतना इतना वजन उठाते हो, स्केलेटल सिस्टम सॉकेट से निकल के बाहर नहीं चला जाएगा। क्यों नहीं बाहर जाता है? कभी कभी ज्यादा वजन उठा लो तो खिंचाव आ जाता है, कभी कभी ज्यादा वजन उठा लो तो खिंचाव आ जाता है। तो खिंचाव किस में आता है? मसल्स में आता है। बोन्स में आएगा तो टूट जाएंगी, है ना। फिर नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम क्या है? वो एक सारे के सारे ऑर्गन, कहते हैं ब्रेन क्या है? किंग है। जितने भी बॉडी में सिस्टम है उन सब सिस्टम को कोऑर्डिनेट करने का काम हमारा ब्रेन करता है, ताकि कोई सिस्टम किसी से टकराए नहीं। देखते होंगे कि अंधेरे में भी अगर खाना खाओ तो खाना मुंह में जाता, नाक में नहीं चला जाता। क्यों? हमारे ब्रेन ने इतना ट्रेंड करके रखा है इस तरीके से कि कोई भी ऑर्गन इधर उधर नहीं काम करता, वो एकदम सिंक्रोनाइज्ड वे में ही काम करता है, ठीक। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम, भाई बॉडी में ऑक्सीजन और बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर क्या है? ऑक्सीजन, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। तो अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, ठीक, बाहर की जो ऑक्सीजन है उसको लेके जाना, ठीक, बॉडी के सभी सिस्टम तक सारा का सारा न्यूट्रिशन पहुंचाना, सेल्स के पास जो वेस्ट मटेरियल उसको किडनी के थ्रू बाहर करना, ये सब काम किसका है? ब्लड का है। और ब्लड किस सिस्टम पे काम करता है? भाई जैसे घरों में टुल्लू मोटर होती है ना, समरसेबल होता है, उस पे मोटर होती है, वो क्या पानी को पूरे घर में फैलाने का काम करती है। उसी तरीके से ये जो हार्ट है ये पंप है। ये पंप क्या करता है? बॉडी से जितना भी इम्प्योर ब्लड लेता है उसको लंग्स में भेजता है, लंग्स में प्यूरिफिकेशन होता है। प्यूरिफिकेशन किस तरीके का? कि लंग्स क्या करती है? ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है और ऑक्सीजन की लोडिंग कर देती है। उस ऑक्सीजन को लेके ब्लड जो है फिर से हार्ट के अंदर जाता है और हार्ट फिर उसको पंप करता है, ताकि पूरी पूरी बॉडी में प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा सके, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन लेता है एटमॉस्फेयर से और एटमॉस्फेयर को कार्बन डाइऑक्साइड देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी हम खाते हैं उसका डाइजेशन करके उससे एनर्जी लेता है और जितना वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर कर देता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो सेल्स हैं भाई, जो आप खाते हो, जो एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा? ब्लड में जाएगा। ब्लड से कहां जाएगा? ब्लड से जाएगा सेल्स में। सेल्स इसका मेटाबॉलिज्म करेंगे। जब मेटाबॉलिज्म करेंगी तो बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा। तो वो जितना वेस्ट प्रोडक्ट है वो वापस सेल्स ब्लड में डाल देती हैं। ब्लड कहां देता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम में। वो क्या करता है? वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में बॉडी से बाहर चला जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है ऐसी ग्लैंड्स का, भाई ये ग्लैंड्स का सिस्टम है। किसका? ग्लैंड्स का, ठीक। अब लेकिन ये कुछ स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स होती हैं। स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स का मतलब इसमें डक्ट नहीं होती, मींस ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। कहने का मतलब ये कि सपोज करो ये ग्लैंड है, ठीक, ये ग्लैंड है, तो यूजुअली क्या होता है? इस ग्लैंड को मान लिया यहां तक, इस ऑर्गन तक अगर जो सिक्रीशन है इसका, इसको भेजना है तो क्या करेगी? इस पाइप में डाल देगी, यहां तक पहुंच जाएगा, ठीक। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं इनके पास डक्ट नहीं होती, ये जहां पे सिक्रीशन करती हैं वहीं पे छोड़ देती हैं। मतलब इनके पास डक्ट सिस्टम है ही नहीं, राइट। बाकी बहुत डिटेल में जब हम पढ़ेंगे जाके, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी के वाइटल सिस्टम सारे के सारे एंडोक्राइन सिस्टम से ही आपके सारे रेगुलेट होते हैं। इनमें प्रॉब्लम आ जाए तो पूरा सिस्टम बेकार हो जाता है, ठीक है। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, ऑर्गन कंसर्न फॉर द रिप्रोडक्टिव मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक। जैसे ये मेल जेनाइटल ऑर्गन है, ये फीमेल जेनाइटल ऑर्गन है। जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की। अभी तक हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात कर रहे थे, अब वेरियस टाइप की टर्मिनोलॉजी जो आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में इस्तेमाल होती है, राइट। यस। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की।
मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स जो कुछ आप खाते हो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, अब ट्रांसफॉर्मेशन में कई बार चीजें बनती हैं और कई बार चीजें ब्रेक होती हैं। जब चीजें बनती हैं मीन्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल जब कुछ बड़ा बना लेते हैं, जैसे ग्लूकोज, छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलके ग्लाइकोजन बनाते हैं। ग्लाइकोजन क्या है? ग्रुप ऑफ ग्लूकोज। ठीक, छोटे मॉलिक्यूल्स जब ग्लाइकोजन बनाते हैं तो इसको हम एनाबॉलिज्म बोलेंगे, इसको हम एनाबॉलिज्म बोलेंगे। और जब जरूरत होती है हमको एनर्जी की तो ग्लाइकोजन को तोड़ के फिर से ग्लूकोज बनाया जाता है, इसको हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को मिला के टर्म बनता है दैट इज मेटाबॉलिज्म। मींस ईच सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस अकर्स द कंटिन्यूअसली टर्म एज द मेटाबॉलिज्म। जैसे दो पार्ट से एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है काटना। ठीक, कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल है उसको काट काट के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देने को हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। एना का मतलब होता है, एना का मतलब होता है जैसे जो लोग ट्रैकिंग करते पहाड़ पे चढ़ना, ठीक, पहाड़ पे जैसे चढ़ते हैं उसी तरीके से एनाबॉलिज्म होता है। छोटे छोटे से मॉलिक्यूल मिलके खूब बड़ा सा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, इसको हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं। तो जो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दे उसको हम कैटाबॉलिज्म, और जो छोटे छोटे टुकड़े जोड़ के बड़े टुकड़े बना ले उसको हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक, तो ये एनाबॉलिज्म हो गया। ठीक, मींस प्रोसेस ऑफ मेकिंग लार्जर मॉलिक्यूल फ्रॉम द स्मॉलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म की बात करें, ब्रेकिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल ऑब्टेन्ड एनर्जी, भाई कहां पे? जब कभी एनर्जी की जरूरत पड़ती है हमको। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन एक तरह के बॉडी का एनर्जी का फिक्स डिपॉजिट है। जब तक तुम खाना खाते हो तो वो डाइजेस्ट होके ग्लूकोज का लेवल बढ़ता रहता है, हमें एनर्जी मिलती रहती है। अब जैसे पिछले 2 घंटे से हमने कुछ नहीं खाया, पिछले आधे घंटे से ज्यादा से तुम क्लास अटेंड कर रहे हो, तुमने भी कुछ नहीं खाया, लेकिन बराबर तुम्हारा दिमाग चल रहा है, तुम्हारी आंखें चल रही, तुम्हारा हाथ चल रहा है, ठीक, मोबाइल भी चल रहा है, मैसेज भी देख रहे हो, इधर उधर भी देख रहे हो, तो इन सब चीजों के लिए एनर्जी चाहिए। अब खा तो तुम कुछ रहे नहीं तो एनर्जी कहां से मिलेगी? जो खाना तुमने खाया वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में डिपॉजिट हो गया। अब थोड़े थोड़े से ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल निकाल निकाल के शरीर उसका ब्रेकडाउन करता है और इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेता है और जिससे हमको एनर्जी मिलती है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। मींस किसी भी बड़े मॉलिक्यूल से को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देने को कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। फॉर विच पर्पस? फॉर टेकिंग द एनर्जी। तो ग्लाइकोजन से जब ग्लूकोज में टूटेगा तो हमको ग्लूकोज से ढेर सारी एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक, फिर आता है नेक्स्ट डिवीजन ऑफ द सिस्टम एनाटॉमी। जो बॉडी का सिस्टम है उसमें अगर डिवीजन करें, जैसे लोकोमोटरी सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम जैसे स्केलेटल सिस्टम, तो अगर हम इसके सब डिवीजन करने की बात करें तो ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन। ध्यान रहे अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्टियोलॉजी। सिंपल ऑप्शन में लिखा है स्टडी ऑफ बोन, स्टडी ऑफ बोन को हम ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ज्वाइंट को बोलते हैं एंथ्रोलॉजी, है ना। फिर बात करते हैं मायोलॉजी। मायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ मसल्स, मींस ये मसल्स वो रस्सियां हैं जो बोन को बांध के रखी हैं, नहीं तो ऐसे कोई हाथ खींचे तो हाथ निकल के उसके हाथ में आ जाए। क्यों नहीं आता? क्योंकि रस्सियों से बंधा हुआ है। वो कौन सी रस्सियां हैं? ये देखो कितनी सारी रस्सियां दिख रही है ना, इनको बोलते हैं मसल्स। ओके, फिर एंजियोलॉजी की बात करें, एंजियोलॉजी में स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स और स्टडी ऑफ हार्ट की, मींस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की स्टडी। बेसिकली देखा जाए तो ब्लड वेसल और हार्ट के बारे में बात करते हैं हम एंजियोलॉजी में। तो ये सारे टर्म हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं भाई। फार्मेसी के हो, कहीं पे किसी डॉक्टर के पास तुम किसी के पास गए तो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर वो पूछे कि भाई एंजियोलॉजी करनी है, मायोलॉजी की स्टडी करनी है,
तो सामने वाला तुमसे उम्मीद करेगा कि भैया ये फार्मेसी कर रहा है, इनको ये टर्म पता होंगे, तो आराम से तुम्हें इनके मतलब पता होने चाहिए। मतलब पढ़ाई के साथ साथ अपनी इज्जत बचाने के लिए भी ये जानना जरूरी है। फिर बात करते हैं स्प्लैंकोलॉजी। स्प्लैनोलॉजी में बेसिकली स्टडी ऑफ ऑर्गन्स, ढेर सारे ऑर्गन्स की स्टडी करने में स्प्लैंकोलॉजी बोलते हैं। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी मतलब नर्वस सिस्टम, हमारे स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम को हम न्यूरोलॉजी बोलते हैं। ठीक। फिर एंडोक्राइनोलॉजी, ऐसी ग्लैंड्स जो डक्टलेस हैं, ऐसी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी हो गया, थायराइड हो गया, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज याद रहे कि यहाँ पे पैंक्रियाज जो है हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड मतलब इसमें कुछ चीजें डक्टलेस हैं, मीन सेक्रीशन होता है, और कुछ डक्ट में, तो दोनों तरीके का ये एंडोक्राइन की तरह भी और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह बिहेव करता है। ठीक उसी तरह से जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिकल्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना, तो ये भी कैसे होते हैं, ये भी हेटेरोक्राइन ग्लैंड होते हैं। फिर पीनियल ग्लैंड आपकी एंडोक्राइन है, थाइमस एंडोक्राइन, एड्रिनल ग्लैंड एंडोक्राइन है। ओवरीज फिर गोनाड्स में आ गए, ये भी आपके हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, तो एंडोक्राइन मींस डक्टलेस ग्लैंड की स्टडी करने को हम एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट फ्यू एनाटॉमिकल वर्ड्स, एनाटॉमिकल पोजीशंस की बात करते हैं। किस तरीके से, अब जब एनाटॉमिकल पोजीशंस की बात करेंगे किसी की, तो सामने वाले को खड़ा कर दो। सामने वाले को जब खड़ा करो तो सामने की तरफ मुंह हो, सीना बाहर की तरफ हो, पैर सामने की तरफ हो, और हाथ आपके ऐसे होने चाहिए, लाइक दिस, जैसे ये लड़की खड़ी है, लड़का खड़ा है ना। इस तरीके से देखो, पैर सामने की तरफ है, सिर सामने की तरफ है, हाथ के पाम था सामने की तरफ है। ठीक, अब देखो मेडियन या सेजिटल प्लेन, मेडियन या सेजिटल प्लेन मींस बीच से ऐसा काट दिया जाए, बीच से कट कर दिया जाए कि लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट और राइट में दो टुकड़े में ये ब्रेक हो जाए, या कह सकते हो भाई ये राइट पार्ट हो गया, ये लेफ्ट पार्ट हो गया, है ना। तो किसी को भी दो पार्ट में, ऐसे प्लेन को क्या बोलते हैं, ऐसे प्लेन को मीडियन या सेजिटल प्लेन बोलते हैं। थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी टफ पड़ेगी, लेकिन एक दो बार वीडियो देखोगे तो याद हो जाएगी। ओके, दूसरा आता है पैरामेडियन प्लेन। पैरामेडियन प्लेन, अब देखो ध्यान से, किसी भी एंगल से कहीं से भी इसको काट दिया जाए, मींस वर्टिकल प्लेन विच इज पैरेलल टू मीडियन प्लेन। ध्यान से देखो, ये क्या था हमारा, किसी को भी बीच से काट दिया जाए, इसको क्या बोले, मीडियन या सेजिटल प्लेन बोले। ठीक, सेजिटल प्लेन। अब पैरामीडियन प्लेन क्या बोला इसने, पैरेलल टू मीडियन, मींस इसके पैरेलल, चाहे तुम यहां से कट कर दो, चाहे तुम यहां से कट कर दो, इसको बोलेंगे पैरामीडियन प्लेन। ठीक, पैरामीडियन प्लेन। फिर बात करते हैं कोरोनल या फ्रंटल प्लेन। कोरोनल, वर्टिकल प्लेन एट राइट एंगल टू मीडियन, मींस अभी हमने ऐसे कट किया था इस तरीके से, अब हम कट करेंगे इस तरीके से, बीच से आरी लगा के इसे काट दो सीधे किसी को, उसी प्लेन को हम बोलते हैं कोरोनल या फ्रंटल प्लेन। मींस जैसे ये लड़की है, इसको हमने ऊपर से ऐसे करके काट दिया। ठीक, तो इसको बोले कोरोनल या फ्रंटल प्लेन। ओके, फिर बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, डिवाइडिंग। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन ठीक बीच से, कमर के पास से कट कर दो कि बॉडी को अपर पार्ट या लोअर पार्ट में डिवाइड कर सके, है ना, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये सब टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका इस्तेमाल होता है, इसीलिए किसी भी सब्जेक्ट में पहली यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फिर एंटीरियर या वेंट्रल प्लेन की बात करें, आगे की तरफ, ध्यान रहे, आगे जैसे हम यहां पे खड़े हैं, तो जो आगे का पोर्शन होगा उसे हम एंटीरियर पोर्शन बोलते हैं, पीछे की तरफ को हम पोस्टीरियर बोलेंगे। एंटीरियर हम वेंट्रल भी बोल सकते हैं, अगर वेंट्रल बोला तो पीछे वाले को लेटरल बोलेंगे। ठीक, तो नियरर टू द फ्रंट सरफेस माउथ इज द वेंट्रल, मींस आगे की तरफ को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल, पीछे की तरफ को क्या बोलते हैं हम, पोस्टीरियर या डॉर्सल बोल दिया। ठीक, या लेटरल बोल दिया। फिर पोस्टीरियर या डॉर्सल, अब अगर आगे एंटीरियर है तो पीछे को क्या बोला हमने, पोस्टीरियर डॉर्सल साइड बोल दिया, पीछे को हमने डॉर्सल साइड। इसको थोड़ा और बड़ा किया जाए, स्कोप है ना बड़ा करने का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट है सुपीरियर क्रेनियल या सेफेलिक। क्रेनियल या सेफेलिक की बात करते हैं, है ना। तो क्रेनियल या सेफेलिक की जब बात करने जाओगे तो ये पोर्शन आपका क्रेनियल का आता है, कैडुअल जैसे, ये देखो क्रेनियल कहाँ होता है, क्रेनियल बोन्स होती हैं आपके सिर में,
ऊपर की तरफ को क्रेनियल बोलेंगे, नीचे की तरफ को सेफेलिक या कैडुअल बोल देंगे। इंफीरियर हमेशा इंफीरियर, नीचे की तरफ, ऊपर सुपीरियर, नीचे इंफीरियर, आगे एंटीरियर, पीछे डॉर्सल, है ना। फिर बात करेंगे मेडियल और लेटरल की। किसकी? मेडियल या लेटरल की बात करेंगे। तो याद रहे, कोई चीज अगर बॉडी की तरफ आती है, बॉडी के बीच की तरफ आती है तो मीडियल हो गया, और बॉडी से दूर जाती है तो वो लेटरल हो गया। दूर जाती है तो लेटरल होगा। ये सेक्शंस हैं टर्मिनोलॉजीज के, किस तरीके से कट होंगे, तो इनका इस्तेमाल आगे चल के हमारे सिस्टम में किया जाएगा। सुपरफिशियल की बात करें, सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर, सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर, डीप का मतलब गहराई में, डीप में जाके मसल्स में। फिर प्रॉक्सिमल और डिस्टल की बात करते हैं, है ना। तो प्रॉक्सिमल क्या है भाई? प्रॉक्सिमल नीचे की तरफ आओगे, नीचे की तरफ जाओगे तो प्रॉक्सिमल, और ऊपर की तरफ जाओ, सॉरी नीचे की तरफ जाओगे तो डिस्टल, और ऊपर की तरफ जाओगे तो प्रॉक्सिमल। तो शोल्डर किधर है? प्रॉक्सिमल एंड पे है। पाम किधर? हमारे डिस्टल एंड पे है। ठीक, यस। प्रॉक्सिमल कहां? शोल्डर पे, ठीक। और डिस्टल कहां? हमारे हैंड पे। तो नीचे की तरफ आपका क्या हो जाएगा? डिस्टल हो जाएगा। तो डिस्टल अवे फ्रॉम द रूट ऑफ द लिम्ब, फिंगर आर द डिस्टल टू द रिस्ट। ठीक है। फिर मूवमेंट की बात करते हैं। अब कुछ मूवमेंट देखो, फ्लेक्शन बेंडिंग की बात करें। फ्लेक्शन बेंडिंग मींस जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते तो क्या होता? हमारा एक हाथ आगे जाता है और पैर पीछे होता है। हाथ आगे पैर पीछे, इसको बोलते हैं फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? फ्लेक्शन। और जब ये वही वापस आता है तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। देखो ध्यान से, ये जब आगे की तरफ बढ़ रही तो हाथ आगे पैर पीछे। भाई तुम भी बढ़ते हो तो ऐसे करते हो ना, ऐसे बढ़े और पैर पीछे की तरफ, इसको हमने फ्लेक्शन बोला। और फिर दोबारा क्या करोगे? जब वापस आने लगेगा तो क्या होगा? ये एक्सटेंशन हो जाएगा, है ना। यही हाथ नीचे पैर नीचे की तरफ, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। मूवमेंट है ये। फिर एक आता है एडक्शन, एक होता है एबडक्शन। ध्यान रहे कि जब ऐसे खड़े हो, ऐसे किया, तो इसको हमने क्या नाम दिया? देखो ध्यान से, इधर देखो, ये लाइक दिस, ये देखो, ये ऊपर की तरफ गया तो इसको एबडक्शन बोला, और नीचे की तरफ बोला तो एडक्शन बोला। एडक्शन मतलब नीचे की तरफ, एबडक्शन मतलब अवे फ्रॉम द मिडिल लाइन। मींस ऐसे किया तो एबडक्शन, और ऐसे किया तो एडक्शन। ठीक, एबडक्शन एडक्शन, एबडक्शन एडक्शन, राइट। ये मूवमेंट है। फिर सरकमडक्शन। सरकमडक्शन की बात करें, हाथ लिया हमने, ऐसे ऐसे हिला दिया, इसको हमने सरकमडक्शन मींस एक सर्कल बना रहा। वैसे ही पैर को भी ऐसे ऐसे करके हिला सकते हो, है ना, इसको बोलते हैं सरकमडक्शन। ठीक, जैसे ये देखो, शोल्डर लिया, मतलब हाथ लिया और ऐसे ऐसे करके, इसको सरकमडक्शन बोलते हैं। फिर मीडियल रोटेशन की बात करें भाई, मीडियल रोटेशन ध्यान दो, मीडियल रोटेशन में अंदर की तरफ को रोटेशन होगा। पैर उठाए, अंदर की तरफ को रोटेशन, जैसे सिर को लिया, एक अंदर की तरफ रोटेशन किया, ठीक, तो मीडियल होगा। और लेटरल में क्या? बाहर की तरफ को रोटेशन किया, बाहर, लेटरल को बाहर की तरफ को रोटेशन, पैर बाहर की तरफ को फेंका हमने, बाहर की तरफ को फेंका, देखो इसको हमने बोला लेटरल रोटेशन। ठीक, तो अंदर की तरफ करोगे तो मीडियल, और बाहर की तरफ करोगे तो लेटरल। ठीक है, इस तरीके से मूवमेंट है कुछ। फिर प्रोनेशन की बात करें, किसकी? प्रोनेशन। ध्यान ध्यान से देखो इस चीज को, इसको देखो, प्रोनेशन। ठीक, ये देखो, ऐसे हाथ है, ये प्रोनेशन है। क्या है? ये प्रोनेशन है। ठीक, ये प्रोनेशन है, मींस इस तरीके से घुमाओगे तो प्रोनेशन, और उल्टा घुमाओगे तो सुपिनेशन। प्रोनेशन, सुपिनेशन। ठीक, प्रोनेशन, सुपिनेशन, प्रोनेशन, सुपिनेशन। ठीक, तो इसको बोलते हैं प्रोनेशन और सुपिनेशन। तो ध्यान से पता ना, ये सारी चीजें आगे सब इस्तेमाल होंगी। तो प्रोनेशन, रोटेशन ऑफ द फॉरआर्म एनाटॉमिकल पोजीशन, पाम फेस बैकवर्ड। ठीक, और सुपिनेशन, लेटरल पाम फेस फॉरवर्ड। फिर आता है प्रोट्रैक्शन। क्या आता है? प्रोट्रैक्शन। अब देखो, प्रोट्रैक्शन में क्या होता है? जो तुम्हारी लोअर जा होती है, इसको आगे की तरफ करो, और पीछे की तरफ करोगे तो रिट्रैक्शन, आगे की तरफ करोगे तो प्रोट्रैक्शन, पीछे की तरफ करोगे, मींस इसका मूवमेंट। ध्यान से देखो, ये लड़की अपना लोअर जा आगे कर रही, पीछे कर रही, आगे कर रही, पीछे, आगे किया तो प्रोट्रूजन और पीछे किया तो रिट्रूजन। ठीक,
प्रोट्रैक्शन या रिट्रैक्शन कह सकते हो। फिर इन्वर्जन और इवर्जन। अब जब पैर को इस तरीके से करते हो, इस तरीके से किया तो इनवर्जन, और बाहर की तरफ को करते हो तो इवर्जन। इनवर्जन अंदर की तरफ और बाहर की तरफ प्रोवर्जन या इवर्जन, ठीक है। तो इनवर्जन और इवर्जन, ठीक। फिर डिवीजन ऑफ द बॉडी की बात करो। डिवीजन किससे कैसे डिवीजन होता है भाई, जैसे सेल फिजियोलॉजी, तो फंक्शन ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे तो सेल फिजियोलॉजी। स्पेशल फिजियोलॉजी, स्पेशल फिजियोलॉजी किसी स्पेसिफिक ऑर्गन के बारे में जब हम बात करने जाएंगे उसको हम स्पेशल फिजियोलॉजी बोलेंगे। फिर सिस्टमिक फिजियोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी सिस्टम, ठीक, स्पेसिफिक हो गया सिस्टम की फिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी, डिजीज के बारे में बात करेंगे, भाई पैथ का मतलब ही होता है डिजीज, है ना। फिर डिवीजन ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी मींस न्यूरोफिजियोलॉजी। अब हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, जो न्यूरॉन्स हैं हमारे, न्यूरॉन्स का फंक्शन किस तरीके से है बॉडी को कोऑर्डिनेट करने में, वो हाँ हम न्यूरोफिजियोलॉजी की बात करेंगे। एंडोक्राइनोलॉजी, जो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन को सिक्रेट करती हैं, उस हार्मोन की वजह से फंक्शन में क्या चेंजेस आते हैं, किस तरीके के फंक्शन होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, कहाँ स्टडी करेंगे, एंडोक्राइनोलॉजी में। कार्डियोलॉजी में हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम डील्स विद द किसके, लंग्स, मींस किस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है, किस तरीके से गैसियस एक्सचेंज होता है, लंग्स किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर रेनल फिजियोलॉजी की बात करें, रेनल फिजियोलॉजी में किडनी किस तरीके से यूरिन के थ्रू वेस्ट मटेरियल को रिमूव करती है। इम्यूनोलॉजी की बात करें, किस तरीके से बॉडी अपने को प्रोटेक्ट करती है, किससे, अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग एलिमेंट से। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की बात करें कि बॉडी में मस्कुलर चेंजेस से स्ट्रेंथ कितनी बढ़ती है, कैसे जो है अकरिंग द बॉडी ड्यूरिंग द मसल एक्सरसाइज, क्या मींस मसल की एक्सरसाइज करने से क्या क्या चेंजेस आते हैं, ओके, उनकी हम एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में देखेंगे इसको। फिर रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में डील्स विद मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर फर्टिलाइजेशन ओवम बाय द स्पर्म, किस तरीके से फीमेल का ओवम मेल के स्पर्म से किस तरह से फर्टिलाइज करता है और किस तरीके से वो जाइगोट बनता है, आगे चल के किस तरीके से बेबी का डिलीवरी होती है, ये सारी बातें हम लोग कहां जानेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। पैथोफिजियोलॉजी कई बार बता चुके हैं कि भाई बॉडी में वेरियस टाइप की डिजीज से किस तरीके के फंक्शनैलिटी में चेंजेस आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम पैथोफिजियोलॉजी में। इस तरीके से पहली यूनिट पहले एक ही वीडियो में पूरी तरीके से खत्म हो गई। कल के दिन हम लोग पढ़ेंगे फिर डिटेल में सेल के बारे में, तो 2 यूनिट हमारी इधर से खत्म हो जाएगी, फिर हम ऑर्गन सिस्टम पे बात करेंगे। ओके, चलो भाई, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, पढ़ते रहो। कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में बाकायदे मैसेज करके आप चीजें क्लेरिफिकेशन कर सकते हो, या एप्लीकेशन पे भी, व्हाट्सएप एप्लीकेशन पे भी ग्रुप बना हुआ है, वहां पे भी अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हो। ओके, चलो भाई, बाय बाय।